रेस्ट ऑफ द यानी बचे हुए जितने भी हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनको करने वाले हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टोटल हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। वॉइस का कुछ इशू है क्या वॉइस का? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टोटल हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया में, यानी कि भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसमें से हम 2 जो हमारे सबसे मेन है, एक तो जो नॉर्थ में है दैट इज़ द नदर्न माउंटेन्स जिनको कि हम हिमालय के नाम से ही जानते हैं, और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन यही है जिसको कि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। अब ये हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू तो हम लोगों ने एक एक लेक्चर में किया था, लेकिन जितने भी बाकी हमारे 4 हैं, बाकी 4 कौन से? एक तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गए हमारे। दूसरे कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। तीसरे डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और चौथा है हमारा द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये चारों आज के लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज चारों बहुत छोटे छोटे हैं। कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे ये जो माउंटेन है, ये जो क्लाउड है जिसमें मैं स्माइली बना रहा हूँ, ये किस तरह का क्लाउड है? विच टाइप ऑफ क्लाउड इज दिस? जल्दी से बताइए। तो हम स्टार्ट करेंगे विद नॉर्दर्न प्लेन्स, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये कौन सा क्लाउड है। क्यूमुलस क्लाउड। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो फ्लैट है और थोड़ा सा वूल शेप का है ये। तो ये कौन सा क्लाउड होगा हमारा? क्यूमुलस क्लाउड। खैर, आते हैं सबसे पहले नदर्न प्लेन्स देखेंगे हम इस सबसे स्टार्टिंग में, यानी कि उत्तर के मैदान। अब जब मैं बोलता हूँ उत्तर के मैदान तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन सदर्न प्लेन्स? कोस्टल तो गया, क्यूमुलस, यस। चलो, तो नदर्न प्लेन्स हम देखने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब नदर्न प्लेन्स हैं क्या? तो देखिए, कुछ इस तरह से फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने देखे जहाँ पे हिमालय देखे। अब है क्या कि जो हमारे हिमालय है यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं माउंटेन में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलेंगी, बहुत सारी नदियाँ निकलेंगी, जिनके बारे में कल से हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले। कल से हमारा रिवर सिस्टम स्टार्ट होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, रिवर सिस्टम आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिवर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से हैं? एक तो गंगा, इंडस यानी कि आपकी सिंधु नदी, और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो 3 नदियाँ हैं, या फिर सिर्फ 3 नदियाँ नहीं बल्कि इन 3 नदियों का जो नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम है। जब मैं नदी तंत्र बोलता हूँ, रिवर सिस्टम बोलता हूँ, दैट मीन्स कि ना सिर्फ ये नदी बल्कि उनकी सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज भी मिलके, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज सब मिलके जो एलुवियल डिपॉजिट लाती हैं, जो क्या लाती हैं? एलुवियल डिपॉजिट लाती हैं, उससे ये क्रिएट होते हैं हमारे नदर्न प्लेन्स या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। एलुवियल डिपॉजिट का मतलब सिंपल बोले तो मिट्टी, जो मिट्टी एक तरह से लाती हैं उससे बनता है हमारे उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको हम सर्टेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस पूरे बेल्ट को कैसे डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे समझते हैं। तो ये जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली देखिए, ये हमारे हिमालयाज़ हैं। अब यहाँ से रिवर निकलेंगी, इस तरह से रिवर निकलेंगी। जब वो रिवर निकलेंगी तो रिवर क्या परफॉर्म करेंगी? इरोजन, अपर्दन करेंगी, यानी कि चीज़ों को तोड़ेंगी फोड़ेंगी। किसको तोड़ेंगी फोड़ेंगी? माउंटेन्स को। अब जब माउंटेन्स को ये तोड़ेंगी तो ये बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आएंगी अपने। ये बड़े बड़े पत्थर साथ में इनके क्यों चलेंगे? क्योंकि वो पानी चल रहा है और यहाँ पे ग्रेडियंट स्लोप है। फिजिक्स में हम एक तरह की एनर्जी पढ़ेंगे जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। क्योंकि पानी गति कर रहा है और उसकी गति की वजह से ये जो पत्थर हैं वो उसके साथ साथ चलेंगे और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बेल्ट को बोलते हैं भाबर। ये जो पूरा बेल्ट है इसको भाबर बोलेंगे। ये एक नैरो बेल्ट है। नैरो मतलब बहुत चौड़ा नहीं है। नैरो बेल्ट लाइंग साउथ ऑफ शिवालिक। शिवालिक के साउथ में। अब शिवालिक क्या है ये आप जानते हैं, हिमालय की हमने रेंजेस पढ़ी थी कौन कौन सी? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक के नीचे साउथ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से कि यहाँ पे आपका ग्रेट हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। तो इसके नीचे जो है यहाँ पे आपको भाबर देखने को मिलेगा।
अब बात ये आती है कि पत्थर यहीं पे क्यों रुक गए, आगे इसके क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि आगे जो बेल्ट आएगा इसको बोलते हैं तराई। ये एक नैरो नहीं, थोड़ा सा वाइड बेल्ट। अब ये नैरो बेल्ट है, मतलब नैरो का मतलब है लगभग 8 से 16 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, 8 to 16 किलोमीटर्स। वहीं अगर तराई की बात करें तो ये 10 से लेकर लगभग 20 तक किलोमीटर है, कहीं कहीं पे आपको 20 से 30 किलोमीटर दिख जाएगा, लेकिन हमें वो डेटा उठाना है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो तराई जो है ना वो 10 से 20 किलोमीटर का एक वाइड बेल्ट है जो भाबर के साउथ में है, जो भाबर के साउथ में है। ये जो तराई बेल्ट है ये काफ़ी मार्शी यानी दलदली या फिर स्वैम्पी है, ठीक है, दलदली है। अब है होता क्या है कि यहाँ से जब रिवर्स निकली तो इरोजन इन्होंने परफॉर्म किया, अपरदन किया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ डिपॉजिट किए, अभी आगे नहीं जा पाएंगे। कारण ये है कि अभी तो इनको ग्रेडियंट मिल रहा था, स्लोप मिल रही थी, ढलान मिल रही थी। जब ढलान मिल रही तो पत्थर भी थोड़ी सी ढलान है और पानी का वेग है तो पानी के साथ चलती चली जाएंगी। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा बड़ा होता जाता है। अभी तो यहाँ पे क्योंकि संकीर्ण जगह है, बहुत ही नैरो माउथ है, तो इसलिए बहुत स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर खुद ही सोचो, अगर ये एक पूरा मान लेते हैं कि जगह है पानी को फ्लो करवाने के लिए और एक ये जगह पानी, उतना ही पानी फ्लो करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ काफ़ी प्रेशर से निकलेगा पानी। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस ये बात है, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, उसकी वजह से पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे जिसको भाबर बेल्ट बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर हैं, ठीक है, रिवर जो हैं स्ट्रीम्स ऑफ रिवर दे डिसअपियर, यहाँ पे गुम हो जाती हैं। गुम हो जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो गई, कहीं पे उड़ गई, हवा में इवेपोरेट कर गई, नहीं, वो हमें दिख नहीं रही हैं, वो बीच बीच में फ्लो हो रही हैं पत्थरों के बीच में, तो हमें दिख नहीं रही हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रिवर स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ डिसअपियर हो जाती हैं एंड दे रीअपियर इन तराई बेल्ट, ठीक है। स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर इन दिस बेल्ट, तराई बेल्ट में ये फिर से हमें देखने को मिल जाती हैं। क्यों देखने को मिल जाती हैं? क्योंकि पत्थर तो अब है नहीं, तो फिर ऑब्वियस बात है कि अब पत्थर नहीं तो आराम से दिख जाएंगी, और ये काफ़ी इसी वजह से मार्शी या फिर स्वैम्पी एरिया बन जाएगा जो आपका तराई बेल्ट है। और ये बहुत ही फिट हम बोल सकते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। दिस बेल्ट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं इस बेल्ट में। ये जो है एग्रीकल्चर के लिए फिट है पूरा। ये जो तराई बेल्ट है ना, तराई, यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो जिम कॉर्बेट हमारा जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, जो हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 में बना था। ये नेशनल पार्क हम अलग से करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को भी देखेंगे हम। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं तराई बेल्ट, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जो देश का पहला नेशनल पार्क है, और यहीं पे ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 1973 में लॉन्च होता है, तो ये तराई बेल्ट में ही है। इसके अलावा जो यूपी का दुधवा नेशनल पार्क है वो यहीं पे है, ये आपका उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करें तो एक और आपका यहीं पे नेशनल पार्क पड़ता है और वो नेपाल में, उसका नाम है चितवन, ठीक है, चितवन नेशनल पार्क, ये नेपाल में है। इसी तरह से वाल्मीकि एक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये आपका पड़ता है बिहार में। राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी आपका पड़ता है कहाँ पे, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये सारे आपको तराई बेल्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब इसके आगे और स्ट्रीम्स ऑफ रिवर बढ़ेंगी, और जब स्ट्रीम्स ऑफ रिवर और आगे यहाँ पे बढ़ेंगी तो ये आएगा आपका जो बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स, बाढ़ का क्षेत्र हम बोल देते हैं, एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे हमने देखा था कि रिवर जो है आराम से मटक मटक के जो है मेंडरिंग वगैरह भी करना यहाँ से स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बहुत ही फाइन हम बोल सकते हैं सैंड है वो डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही फाइन जो सैंड है वो डिपॉजिट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और आप इसको ऐसे समझिए कि जब यहाँ पे हमारी रिवर चलेगी, ठीक है, ये जैसे हमारी रिवर है, ठीक है, ये रिवर चल रही है, रिवर चल रही है, रिवर हल्का सा मियांडर ऐसे करके चल रही है, तो क्या है कि इसके बैंक्स में कभी कभी क्या होगा कि हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लेवीज़ करके एक चीज़ पढ़ी थी। लेवीज़ हमने ये पढ़ा था कि भाई जैसे कि ये नदी है, ठीक है, अब एकदम से पानी इसमें बढ़ गया जैसे बरसात के टाइम पे, तो नदी का मुंह बढ़ जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें जो है फाइन सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा।
अब जब नदी का पानी कम हो जाएगा तो फिर से ही अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें डिपॉजिट हुई उसको हम लेवी बोलते हैं, लेवीज। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब फाइन सिल्ट डिपॉजिट होता है, फाइन सैंड डिपॉजिट होता है, फिर मिट्टी डिपॉजिट होती है, तो जो किनारे की मिट्टी है, इधर इधर की जो मिट्टी डिपॉजिट हुई है, ये तो हर बार रिन्यू होती रहेगी। हर बार क्यों रिन्यू होती रहेगी? क्योंकि नया पानी आएगा, नई सैंड आएगी, पुरानी सैंड आगे जाएगी और नई सैंड है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी किनारे किनारे में एकदम। जो दूर दूर में थोड़ी सी डिपॉजिट हुई है बाढ़ की वजह से या फिर किसी और कारणवश, तो वो हर साल रिन्यू नहीं हो पाएगी। तो जो हर साल रिन्यू हो जाती है, जो किनारे में होती है, उसको बोलते हैं खादर, उसको बोलते हैं खादर। ये है न्यू एलुवियम, यानी कि नई जलोढ़ है ये, ठीक है। और जो भांगर है ये आपकी ओल्ड एलुवियम है, पुरानी जलोढ़ है। तो आप खुद बताइए मुझे कि खादर और भंगर में कौन बेटर होगी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। एंड डू नॉट कन्फ्यूज भाबर एंड भांगर। भाबर एक बेल्ट है पूरी, इस बेल्ट को भाबर बोल रहे हैं, एक नैरो बेल्ट लाइंग साउथ ऑफ शिवालिक। भांगर एक टाइप ऑफ एलुवियल सॉयल है, एक टाइप ऑफ एलुवियम है जो आपको देखने को मिल रही है थोड़ा दूर में। और इस क्योंकि दूर में देखने को मिल रही है और दूर में अगर हम देखें तो थोड़े से पत्थर वगैरह ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। तो भांगर में आपको कंकड़ को अंग्रेजी में कैल्सेरियस कंसंट्रेशन बोलते हैं, कैल्सेरियस कंसंट्रेशन। तो ये जो कैल्सेरियस कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है आपको भंगर में एज़ कम्पेयर टू खादर। आई एम नॉट सेइंग कि खादर में कैल्सेरियस कंसंट्रेशन नहीं होगा, लेकिन भांगर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा। और ये जो है रिन्यू करती रहती है एवरी ईयर, ठीक है, इट रिन्यूज़ एवरी ईयर। भांगर रिपीटेडली रिन्यू नहीं होती है। क्या ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं या फिर किसी को यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैं रिपीट करूँ फिर से सारी चीज़ें। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। एक ब्लैंक पेज लेते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है बना ही लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा सारी चीज़ें। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारे माउंटेन्स थे, ठीक है। चल जाओ यार। क्लियर सर, आई लव यू प्रतीक। अच्छा, ये बातें तुम्हें किसी और से बोलनी चाहिए ना। चलो, तो यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हिमालयाज़ हैं। हिमालय से हमारी रिवर्स निकलती हैं। 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये अपना जो एलुवियल डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट करती हैं, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, उसी को ही हम ये बोलते हैं जो हमारा ये पूरा नदर्न प्लेन्स है। ध्यान रखना, इसकी जो पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है, दैट इज़ ईस्ट टू वेस्ट जो टोटल लेंथ है ना, मैं ब्लैक से बनाता हूँ बिकॉज ब्लैक कलर यूज़ नहीं हुआ है। ये जो पूरी लेंथ है ये है, इसके ध्यान रखना, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से जब रिवर्स निकलेंगी तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन परफॉर्म करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन परफॉर्म करेंगी तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इस बेल्ट को, जो है कि एक नैरो बेल्ट है, बोलते हैं भाबर। 6 से 18 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। देन यहाँ पे आ जाता है काफ़ी मार्शी और स्वैम्पी एरिया, काफ़ी दलदली क्षेत्र है ये। तभी तो यहाँ पे देखिए लश ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, लश ग्रीन वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर हो जाती हैं। मार्शी और स्वैम्पी एरिया है और ये काफ़ी वाइड बेल्ट है, 10 से 20 किलोमीटर का वाइड बेल्ट है ये, और इट लाइज साउथ ऑफ भाबर, और ये फिट है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, तराई में एक चीज़ और नोट करिएगा, तराई में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विदाउट, इट इज़ अ बेल्ट विदाउट एनी प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल। यानी विदाउट प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल का मतलब ये है कि हम ये क्लियरली नहीं बता सकते कि यहाँ से लेके, मतलब इस तरह का पूरा ये तराई है, कहीं कहीं पे ऐसा, मतलब इस तरह से ऐसे कहीं दिख जाएगा आपको तराई, ठीक है, ऐसे, मतलब बहुत प्रॉपरली डिमार्केशन नहीं है, बहुत कहीं कहीं पे फैला हुआ है, कहीं कहीं वाइड है बहुत, और कहीं कहीं बहुत ही नैरो है। तो इट इज़ अ बेल्ट विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। ये कीवर्ड होते हैं जो आपसे पूछेगा। देन इसके बाद हमारे आते हैं बाढ़ का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स। किनारे किनारे में जो सैंड हमारी डिपॉजिट होगी उसको खादर बोलेंगे, ऐसे खाद से याद कर सकते हो, खाद एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। तो ये जो नई जलोढ़ है हमारी न्यू एलुवियम, क्योंकि ये हर साल रिन्यू होती है तो इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी भांगर, भाबर नहीं भांगर, ठीक है।
तो भांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ होती है, ओल्ड एलुवियम होती है, और इसमें जो कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन यानी कंकड़ का कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, कंकड़ की मात्रा खत्म और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं तटीय मैदानों पे, कोस्टल प्लेन्स पे। ये तो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स देखे थे। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या हो गया? कोस्टल प्लेन्स का मतलब हो गया ये जो तट में हमारे मैदान है यहाँ पे, ये तट में मैदान है ना यहाँ पे, ये इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो देखिए हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वेस्टर्न और दूसरे ईस्टर्न। कितने पार्ट में? वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये आप ऐसे समझ लो, इनका लोकेशन वेस्टर्न घाट्स, जो कल पढ़े थे हम लोग, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बताइए, एंड वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में है, ये अरब सागर के बीच में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि थे हमारे वेस्टर्न घाट, तो और ये अरेबियन सी, अरब सागर, तो इसके बीच का जो एरिया है ना यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोल लेंगे हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा हमारे वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो ये किसके बीच में हो जाएगा? ये ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट, इसकी हाईएस्ट पीक बताइए, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के बीच में। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, जो अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड है केरल में, 2695 मीटर हाइट है। ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो जिसकी एवरेज हाइट वेस्टर्न घाट से आधी है, 600 मीटर है। इसकी हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है इन उड़ीसा, 1501 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। ये आपका BOB है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो आपका पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इनके नाम से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि जो पश्चिमी तट है और जो पूर्वी तट है, जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, इनके बीच में अंतर क्या है। चाहे तो आप हम पहले नाम ही देख लेते हैं, क्योंकि नाम से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए गुजरात में इसको कच्छ कोस्ट के नाम से और काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। मेनली तो काठियावाड़ कोस्ट ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर अपर रीजन में और डिवीजन करेंगे तो ये कच्छ कोस्ट हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है ना, इसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। जो कर्नाटक का कोस्ट है, ये कर्नाटक का, इसको भी हम कन्नड़ कोस्ट नाम दे देते हैं। जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे देखने मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो लेट मी टेल यू कि जो कन्नड़ कोस्ट है, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसका सेंट्रल कोस्ट है ये, है ना। तो इसको सेंट्रल कोस्ट भी बोलते हैं कि भाई सबसे बीच में लोकेटेड है कन्नड़ कोस्ट, जो कर्नाटक में है। और केरल में सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका या और केरल, इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ये फिगर लगाया हुआ है, मैंने पिक्चर लगाई हुई है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कोंकण कोस्ट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तीनों में दिखा है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होगा, कर्नाटक का अलग दिखाएगा कन्नड़, और कहीं कहीं पे होगा मालाबार में केरल के साथ साथ कर्नाटक भी ले लेगा वो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोंकण आप महाराष्ट्र, गोवा, कन्नड़ आपका कर्नाटक और मालाबार आपका केरल। ईस्टर्न जब कोस्टल प्लेन में आएंगे तो तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट कहलाता है। आंध्र प्रदेश का जो मेजर पार्ट है इसको आंध्रा कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार। और उड़ीसा का उत्कल प्लेन बोलते हैं, उत्कल, और वेस्ट बंगाल का बोलते हैं बैगा कोस्ट या फिर बैगा प्लेन। तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये सबमर्जिंग नेचर के हैं। ये किस नेचर के हैं? ये सबमर्जिंग नेचर के हैं, यानी कि डूब रहे हैं एक तरह से समझ लो। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एमर्जिंग नेचर के हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये सबमर्जिंग है और ये एमर्जिंग है? मतलब ये है कि एक्चुअल में जब ये बना था, जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जब बना था और जब हमारा एक तरह से कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, तो इस तरह का कुछ फिजियोग्राफी बन गई थी कि ये जो वेस्टर्न घाट हैं ये, या फिर जो हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप बन गया था। स्टीप का मतलब एकदम ढलान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ढलान ज़्यादा होने की वजह से अब जो भी यहाँ पे, पहली बात तो ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पे, एक सेकेंड, तो एक तो ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पे हमारी फ्लो नहीं होती हैं वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में ही ज़्यादातर हमारी नदियाँ फ्लो होती हैं। ज़रा कमेंट बताइए कि क्यों, क्या कारण है कि ईस्टर्न साइड में ही ज़्यादा नदियाँ फ्लो होती हैं। जो होती भी हैं फ्लो तो वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट को ये कैरी नहीं करती हैं। और अगर एक सेकेंड,
तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट कैरी नहीं करती हैं, और कैरी करती भी हैं तो क्योंकि ये स्लोप इतना ज़्यादा स्टीप है कि यहाँ पे जो सिल्ट का डिपोजिशन है वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, सैंड का डिपोजिशन उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा नैरो है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, नैरो हैं। लेकिन क्योंकि ईस्टर्न साइड में हमारी ज़्यादातर नदियाँ फ्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही आपके दूर तक सैंड का डिपोजिशन होता है। इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से ये बहुत ही वाइड हैं। कौन? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसी वजह से इनको एमर्जिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, जल्दी से बताइए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है और इसका टिल्ट कितना होता है, ग्रेडियंट कितना होता है, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं पहले। उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो रफली 500 किलोमीटर तक है, यानी कि काफ़ी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका, वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ध्यान रखना है, ठीक है। नाम हमने देख लिए, और इनके बीच में मेनली डिफरेंसेस क्या हैं कि सबमर्जिंग एंड नैरो है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर नैरो इन मिडिल मेनली, ठीक है, नैरो, मिडिल में नैरो है और एंड में, टॉप और बॉटम में थोड़ा सा वाइड है। आप इसको डंबल से इमेजिन कर सकते हो, डंबल ऐसा ही तो होता है, बीच में नैरो होता है और यहाँ पे इस तरह से वेट्स लगे होते हैं। तो इस तरह से आप इमेजिन कर लो कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो थोड़ा डंबल शेप का है, नैरो है मिडिल में और एंड्स में थोड़ा सा वाइड है। इतनी चीज़ क्लियर। अब क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इतना ज़्यादा एमर्जिंग है, इतना ज़्यादा वाइड है, तो यहाँ पे पानी का लेवल उतना नहीं है। आप इस चीज़ को इमेजिन करो, इस चीज़ को इमेजिन करो कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बहुत ही दूर तक गया है। क्योंकि ये दूर तक गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी वाइड है, तो पानी का लेवल जो है बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तब जाके पानी का लेवल गिरता है। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि अगर तट तक आना है तो उतना ज़्यादा डीप सी हमें देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही शैलो सी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि क्यों ईस्ट साइड में हमारे ज़्यादा पोर्ट यानी कि बंदरगाह कम हैं। यहाँ पे कम पोर्ट हैं, लेस पोर्ट हैं, और यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट यानी कि ज़्यादा बंदरगाह हैं। क्योंकि पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं जहाँ पे हमारे शिप्स इस तरह से आते हैं सामान वामान लेके, कार्गो, ठीक है। अब जब ये आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इनको चलने के लिए थोड़ा सा वाटर की डेप्थ चाहिए, एकदम शैलो वाटर में नहीं चल पाते हैं ये। तो क्योंकि यहाँ पे एकदम ही शैलो वाटर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पोर्ट है नहीं ईस्टर्न कोस्ट में, लेकिन बहुत कम है, यानी कि उतनी सूटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। वहीं पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्योंकि एकदम से स्टीप है, एकदम से म्यूटिलेटेड है, थोड़ा सा कटा फटा टाइप है हमारा, जो इतना ये चीज़ नोट कर लेना एक चीज़ और, कि ये म्यूटिलेटेड टाइप है। म्यूटिलेटेड का मतलब इस तरह से का कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना, एकदम स्मूथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या है कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसमें पोर्ट आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं, बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल उतना ज़्यादा शैलो नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ है, जिसकी वजह से कार्गो यहाँ पे जो शिप्स हैं वो यहाँ पे चल सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे। Please reply. I am 28 years old. I have been preparing for banking exam since last 3 years. I have scored 140 in pre. Should I switch in CGL? Unable to decide. Yes. स्विच क्या, बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी आप देते रहो, बट क्योंकि 140 आपने स्कोर किया है अगर इस बार, तो आप टियर 1 मोस्ट प्रॉब्ली क्वालिफाई कर लेंगे या फिर कर लेंगी। और आप प्रिपरेशन करिए मेंस के अच्छे से भी, ठीक है, जितना भी टाइम है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई एकदम से गिव अप कर दो, बैंकिंग एग्ज़ाम बिल्कुल ही मत दो, आप देते रहो उनको भी, बट जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप करके सीजीएल में कुछ अटेम्प्ट्स ले सकते हो, है ना, ठीक है। आपकी बुक कब आएगी? 2-3 दिन में अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अब पोर्ट्स, बंदरगाह, कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पे हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है वो लगभग ऐसे ही आप समझ के चलो, लगभग 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो लगभग 50 किलोमीटर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, स्लोप स्टीप है, ये शैलो है, बट यहाँ पे जो स्लोप है वो थोड़ा स्टीप है एकदम से, ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को। तो ईस्टर्न घाट तो आई स्पीक जिंदा गाड़ा है ना, से इसीलिए तो बोलते हैं रोज क्लास में आया करो। तो ऐसे ही फिर डाउट पूछोगे सर उसकी हाइट तो जिंदा गाड़ा है ना, कल सब कुछ बताए थे आपको, ठीक है, अब फिर से उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, खासकर जो मालाबार कोस्ट है,
यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कयाल देखने को मिलेंगे। वैसे तो जब मैं लेक्स पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा कयाल क्या होते हैं। कयाल एक तरह के बैक वाटर होते हैं। बैक वाटर क्या होता है, जब समुद्र का पानी क्या होता है, जैसे कोस्ट है, तट है ये, ठीक है, मान लेते हैं तट है ये, ज़मीन है। अब समुद्र का पानी क्या होता है, बार बार इसे उछाल मार के वेव्स आती हैं। वेव्स किसी कारणवश भी आ सकती हैं, हवा चल रही है या फिर टाइड की वजह से, है ना, सुनामी की वजह से, तो बहुत ही रेयर होती हैं। तो जब यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। तो जैसे मान लो वेव आई, थोड़ा पानी इकट्ठा किया, चली गई, थोड़ा पानी इकट्ठा किया, चली गई। तो ये क्या है, बैक वाटर बन जाएगा, जिसको कयाल बोलते हैं हम लोग। केरल में इनको बैक वाटर को कयाल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी बोट रेस, जैसे कि नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली बोट रेस होती है। एक होती है नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली बोट रेस, ये जब फेस्टिवल पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वल्लम कल्ली बोट रेस, ये केरल में होती है। तो एक यहाँ पे आपका कयाल है जिसका नाम है पुन्ना माडा कयाल, तो वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस बोट रेस को, पुन्ना माडा कयाल ना, याद रखिएगा, पुन्ना माडा कयाल कहाँ पे है, केरल में है। यहीं पे नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली बोट रेस होती है। बाकी हम देखेंगे जब लेक्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपका वेम्बानद लेक है, ठीक है, अष्टमुड़ी लेक है, तो ये सारे आपको केरल में देखने को मिलेंगे, जिनको वहाँ पे कयाल के नाम से जाना जाता है, बैक वाटर्स को, ठीक है। अब हम पोर्ट्स को देख लेते हैं। तो पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह, ये दो पार्ट में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक तो मेजर यानी कि मुख्य, और दूसरे माइनर यानी कि क्या बोल देंगे, लघु। अब ये कौन डिवाइड करता है, हम नहीं डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करता है एक एक्ट है हमारा। उस एक्ट का नाम है इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908, ठीक है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908। तो 1908 का जो ये पोर्ट्स एक्ट है वो डिवाइड करता है इन सारे पोर्ट्स को मेजर और माइनर दो पार्ट में। टोटल नंबर ऑफ जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी संख्या है 13 और माइनर की 200। अब माइनर की कहीं आपको 180 भी मिलेगी, 190 भी मिलेगी, लेकिन 200 याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी ने पेपर में अभी सवाल पूछा था, आई थिंक 2023 के एंड में कोई एक पेपर हुआ था, और वहाँ पे उसने 200 आंसर माना था। तो 200 ही हम कंसिडर करके चलेंगे कि आगे अगर कुछ वो भी होगा तो हम चैलेंज तो कर पाएंगे। तो 13 मेजर हैं और 200 माइनर हैं। अभी मेजर और माइनर किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया हमने, तो बेसिस ऑफ डिवीजन है कि इनको कौन कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। तो इनको कंट्रोल, मैनेज और एडमिनिस्टर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मेजर वालों को, माइनर वालों को करती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो मेजर पोर्ट्स को एडमिनिस्टर करती है, ठीक है, यानी करते गवर्नमेंट ही हैं। बेसिस ऑफ डिवीजन यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ मेजर पोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कौन से मेजर पोर्ट हैं, कहाँ लोकेटेड है, और उनके बारे में इक्का दुक्का जो फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला कांडला पोर्ट जो गुजरात, हम वेस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कांडला पोर्ट, और मैंने आपसे कोस्ट लाइन की लेंथ पूछी थी, तो कितना आंसर होगा, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। और सिर्फ मेनलैंड की पूछेगा तो 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर्स, ठीक। चलिए, तो कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ का वाटर लेवल, यानी इस पोर्ट का जो वाटर लेवल है उसको टाइड से रेगुलेट करती हैं, टाइड की वजह से ऊपर नीचे होता है यहाँ का जो वाटर लेवल है। कहाँ का, कांडला का दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे हैं पोर्ट, जैसे एक मुंद्रा पोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहीं पे गुजरात में, लेकिन वो जो मुंद्रा है ना वो आपका एक माइनर पोर्ट में आता है, मुंद्रा, ठीक है, वो भी गुजरात में, लेकिन मेजर हम पढ़ रहे हैं अभी, 13 मेजर पोर्ट हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मुंबई और JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जो JNPT हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये इसको हम नावा शेवा के नाम से जानते हैं। इसके रिगार्डिंग फैक्ट हमें याद रखने हैं कि एक इसको नावा शेवा के नाम से जानते हैं, नवी मुंबई में है, नवी मुंबई, और इसको डेवलप किया गया था क्योंकि जो मुंबई पोर्ट था उस समय भी था, आज भी है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो रीच होने लगी थी। जब किसी पोर्ट की कैपेसिटी रीच होने लगती है, उसकी क्षमता हो गई, जितना हैंडल करना था वो रीच होने लगी है अभी, तो फिर हम साइड में ही एक नया पोर्ट डेवलप कर देते हैं। ऐसे पोर्ट को बोला जाता है सैटेलाइट पोर्ट। ऐसे पोर्ट को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट पोर्ट बोला जाता है। तो JNPT यानी नावा शेवा एक सैटेलाइट पोर्ट है, क्योंकि मुंबई पोर्ट की कैपेसिटी पहुंचने लगी थी। और JNPT हमारा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। कंटेनर पोर्ट क्या होता है, कंटेनर पोर्ट वो होता है, वो बंदरगाह होता है जहाँ पे कार्गो
रखने वाले जो हमारे कंटेनर होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। एक ऐसा पोर्ट जिनको कि कंटेनर्स को मूव करने के लिए और स्टोर करने के लिए रखा जाता है, जैसे कि ये हमारा शिप आ रहा है तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, तो एक शिप से दूसरे शिप में कंटेनर को शिफ्ट किया जाता है, डायरेक्टली अनलोड नहीं किया जाता है। तो ऐसे पोर्ट को कंटेनर पोर्ट बोलते हैं, जो कि JNPT है, महाराष्ट्र में लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये पूरे इंडिया का। अच्छा, अभी हमारा एक टनल बना था जो, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट टनल, मतलब एक सेतु, कौन सा सेतु था जो मुंबई को नवी मुंबई से लिंक करता है, मुंबई को नवी मुंबई से, कौन सा सेतु है वो? आगे बढ़ते हैं, नीचे हमारा गोवा है। गोवा में मरमगांव पोर्ट ट्रस्ट है। ये जुआरी करके एक नदी है, उसकी ईस्चुरी, उसकी ज्वारबद्ध उन्मुख में बना हुआ है। जुआरी जो रिवर है, बस इतना लिखेंगे, या फिर अगर जो बैच में है स्टूडेंट उनको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा कि जुआरी रिवर के ईश्वरी में ज्वारबद्ध उन्मुख में ही मरमगांव पोर्ट ट्रस्ट है गोवा में। देन कर्नाटक में आएंगे तो यहाँ मंगलुरु पोर्ट है, इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा सच कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें। केरल में कोची पोर्ट है, इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। देन आते हैं ईस्टर्न कोस्ट में, और ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से हमें पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हमें तीन मेजर पोर्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स। तो इसका आंसर अटल सेतु होगा। आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा, मैंने देखा नहीं। अटल सेतु, हाँ सबका सही है। अभी पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बना है केरल में, अभिजीत सिंह बिल्कुल बताएंगे, उसका नाम विंजीज़ैम पोर्ट है। लेकिन रुक जाइए, उसके बारे में बताएंगे अभी, थोड़ा सा पहले मेजर पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टूटीकॉर्न है जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हैं। देन चेन्नई है, और एन्नोर जिसको कामराजर पोर्ट बोलते हैं, एन्नोर को। अब ये जो एन्नोर या फिर कामराजर पोर्ट है, ये भारत का पहला मेजर कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है। ये कॉरपोरेटाइज्ड का मतलब है कि कॉरपोरेट्स के हाथों में, कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, यानी कि भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और पारादीप है ये उड़ीसा में। और ये जो पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, ये बन गया है हमारा सबसे ज़्यादा यानी कि लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करने वाला हमारा ये पोर्ट बन गया है। लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है ये पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। पहले ये कांडला पोर्ट के पास ये तमगा था, लेकिन अभी पारादीप के पास। आते हैं वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि है सबसे पुराना बंदरगाह, इट इज़ दी ओल्डेस्ट पोर्ट। इसको कमीशन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा साल 1870 यानी 1870 में। यहीं पे आपको देखने को, और इसको एक सेकेंड, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल का जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और ये हल्दिया पोर्ट का वाटर लेवल, एक नदी है हुगली नदी, वो रेगुलेट करती है, अप एंड डाउन करती है, तो इसलिए इसको हम रिवराइन, मेजर रिवराइन पोर्ट, जैसे वो टाइडल पोर्ट था तो ये रिवराइन पोर्ट है। और इसको हम जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से, क्योंकि जगह पड़ती है ना यहाँ पे डायमंड हार्बर, तो इसके नाम से जानते हैं। ये हमारे 13 मेजर पोर्ट हैं। अब आप में से कोई बोल रहा था कि सर पहला ट्रांसशिपमेंट हब बना है, कौन सा पोर्ट? केरल में, तो ये है विंजीज़ैम पोर्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केरल में बना है एक विंजीज़ैम पोर्ट, जो अडानी ट्रस्ट के अंडर में है। अडानी ट्रस्ट ऑपरेट करेगा विंजीज़ैम। ये केरल की जो कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम, वहीं पे सिचुएटेड है ये विंजीज़ैम पोर्ट। कहाँ पे? केरल में है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और मुंद्रा पोर्ट तो जैसे हमने बताया गुजरात में है, वो भी आपका एक माइनर पोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? सर चेन्नई नहीं 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 नहीं, कोलकाता पोर्ट है आपका। कार्गो सामान, ठीक है, सामान।
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वही जैसे कंटेनर पोर्ट में होता है कि डायरेक्टली अनलोड नहीं किया जाता, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको शिफ्ट किया जाता है। सेकेंड ओल्डेस्ट चेन्नई नहीं, सेकेंड ओल्डेस्ट आपका मुंबई होगा। 1873 में उसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। पहला कोलकाता है सबसे ओल्डेस्ट, देन उसके बाद चेन्नई वाला आता है आपका, ठीक है, 1873 में। किसी कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ें फिर। हाँ, चेन्नई पोर्ट को ही मद्रास पोर्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़। चेन्नई मतलब वैसा कोई तो फैक्ट नहीं है, बस ये फैक्ट है कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आफ्टर जो JNPT है उसके बाद। रोटेट दी नेक, थैंक यू रजनीकांता पात्रा याद दिलाने के लिए। तो सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। आप लोग भी अपनी नेक को रोटेट कर लेंगे। लैंडलॉर्ड का मतलब अमर ये होता है कि जैसे ये लैंड है हमारी, ठीक है, ये लैंड है, मतलब जैसे कि ज़्यादातर पोर्ट होते हैं एकदम तट पे होते हैं, कोस्ट पे होते हैं। इसके साथ क्या है कि जो विशाखापट्टनम है, जैसे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से, मतलब इतना भी दूर नहीं है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना भी दूर नहीं है। तो ऐसे समझ लो ये पोर्ट है गोल गोल, और ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है। किससे? स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है ये क्या कहते हैं, कोस्ट से, तट से। तो क्योंकि चारों तरफ से आपका ज़मीन से घिरा हुआ है तो लैंड लॉक्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। अमर, कुल्लू जी, दोनों लोगों का ही डाउट था। अच्छा, काफ़ी लोगों का ही डाउट है। सर डिफरेंट टाइप की सॉइल कैसे पाई जाती हैं, वो हम सॉइल टॉपिक में देखेंगे मोहम्मद फैज़। हाँ जी, अभी पोर्ट ब्लेयर उसी पे आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बट आइलैंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हवाएं चला देते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा इंडिया में, यहाँ बना दें क्या? यहाँ पे क्या हैं, कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन सी माउंटेन रेंजेस है जो गुजरात से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं कहाँ तक? जाती हैं राजस्थान से होते हुए दिल्ली हरियाणा तक। बताइए जल्दी से, कौन सी माउंटेन रेंजेस है? तो ये अरावलीज़ है। तो अरावलीज़ के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ये हुआ ना, ये वाला पार्ट, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट क्यों है ये, उसका कारण नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, वो मानसून जब पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट तब आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे बारिश नहीं आ पाती है, क्यों पानी। डेजर्ट का मतलब है सर क्या? सिंपल, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर दैन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी जितनी बारिश नहीं होती है उससे ज़्यादा तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, तो इसीलिए डेजर्ट है। सिंपल। अब ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो हमारा मरुस्थल है, यहाँ पे क्योंकि ये मरुस्थल है तो ज़्यादातर नदियाँ जो हैं, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन हाँ बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलेंगी। और जैसे यहाँ पे, वो तो हम रिवर सिस्टम में भी इस चीज़ को देखेंगे कि जो लूनी नदी है वो यहाँ पे आके, ठीक है, लूनी नदी ऐसे निकलती है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, कभी समुद्र से मिलती नहीं है। ज़्यादातर जो यहाँ पे नदियाँ हैं वो इनलैंड ड्रेनेज प्रमोट करती हैं। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो उसके लिए ठीक हैं ये जो नदियाँ हैं, ठीक है। माही है, साबरमती है, लूनी है, ये कुछ नदियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती है जो हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो लूनी यहाँ पे एक नदी बहती है जो कि एक मतलब सॉल्टी टाइप है, ये सॉल्टी इसका वाटर है। माना जाता है कि एक टाइम पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो आज आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा है, ये पानी के अंडर में था ये, ठीक है, ये पानी के अंडर में था। यहाँ तक कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा सिटी ऑफ द्वारका है, कितने लोगों को पता है? भगवान कृष्ण जी से जुड़ी है ये द्वारका नगरी। तो आज ये समुद्र के अंदर, और यहाँ पे टूरिज़्म भी स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, आई थिंक 1-2 महीने में, या फिर हाँ 1-2 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा द्वारका में। जैसे टाइटैनिक नहीं, वो जहाज़ डूबा था तो जहाज़ को देखने के लिए लोग टूरिज़्म, मतलब काफ़ी कंपनीज है जो वहाँ पे आपको लेके जाती हैं और वहाँ पे आपको दिखाती हैं अंदर कैसा क्या है। तो वैसे ही यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, द्वारका में भी। तो द्वारका मतलब एक टाइम पे माना जाता है कि पहले इंडियन, मतलब वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट था। ऐसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी हमारा पार्ट था, ये माना जाता है उसके अंदर मतलब
था, लेकिन जब इस तरह से इंडियन प्लेट हमारी टकराई तो ये सब जो है डेजर्ट वगैरह ये सब पूरा अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो हमें देखने को मिलता है वो है। अब हमें पता कैसे चला कि एक टाइम पे ये पानी के समुद्र मतलब यहाँ पे पानी था और समुद्र के अंदर डूबा हुआ था? क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे जीवाश्म देखने को मिलते हैं, वैसे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं उन जानवरों के जो हमें पानी में देखने को मिलते हैं, उनके देखने को मिलते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेजर्ट है, इसको हम प्यार से मरुस्थली भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। यहाँ की जो रिवर्स हैं वो इनलैंड ड्रेनेज बनाती हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये कौन सा लैंड फॉर्म है, जल्दी से बताइए। लैंड फॉर्म वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट में किस तरह के लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाई विंड, क्योंकि यहाँ पे हवा जोर से चलती है, और जब हवा जोर से चलेगी तो देख सकते हैं यहाँ पे हवा क्या कर रही है, मिट्टी को या फिर सैंड को उठा के ले जा रही है, कहीं डिपॉजिट करेगी, और जहाँ डिपॉजिट करेगी वहाँ सैंड ड्यून बनाएगी, जैसे कि ये बर्चन है, ठीक है, या फिर बर्कन, जो भी इसका आप इसको प्रोनाउंस करें, तो ये बर्चन है। इस तरह से अगर मान लो इसका एक, ये तो दो विंग है ना इसके, मान लो एक ही विंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। तो ये आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली जो जैसलमेर करके हमारी जगह है, वहाँ पे आपको अच्छे से ये सब देखने को मिलते हैं। अभी CGL का जो पेपर हुआ था 2024 यानी इसी Tier 1, उसमें सवाल पूछा भी गया था कि बर्चन्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जैसलमेर में, किन जगह में आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसलमेर ध्यान रखिएगा। तो बर्चन होता है और ये सीफ होता है, इसको सीफ बोलते हैं, एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। अच्छा ये बताइए, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज प्रेजेंट बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक, उनको क्या बोलते हैं? ये क्या है, जहाँ थोड़ा सा मैंने बताया था पानी, डेजर्ट में थोड़ा सा कहीं पानी इकट्ठा हो जाए, हल्का सा एक बहुत ही हल्का सा ग्रेडियंट। अच्छा ग्रेडियंट से याद है, मैंने पूछा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट कितना होता है, महाद्वीपीय जो मग्न तट होती है उसका ढलान 1 डिग्री या फिर उससे कम होता है ना। हमने पढ़ाया था ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये स्लोप होता है, ये राइज होता है, ये डीप सी प्लेन या फिर एबिसल प्लेन होते हैं। ये हमारे 4 क्या होते हैं, 4 रिलीफ फीचर होते हैं, मेजर रिलीफ फीचर होते हैं ओशन के, ठीक है। और किसने हमें आपको बताना कि किसने आपकी जो डीप सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? तो ये हमने पढ़े थे 4 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं समुद्र में, ओशन में, ठीक है। एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और एबिसल प्लेन। तो इसका ग्रेडियंट होता है रफली 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड कहाँ पे है, साइबेरिया में। नैरो कहाँ पे, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों फालतू में एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा हूँ, कि सो दैट फिर से आपको रिवाइज हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो आप भी एफर्ट मारते रहिए अपनी साइड से। तो यहाँ पे अगर कहीं हल्का सा ऐसा गड्ढा सा क्रिएट हो जाए, वहाँ पानी भर जाए, तो उसको पलाया बोलते हैं, ठीक है। पलाया हो गए। पेडी प्लेन भी यहीं बनते हैं, पेनी प्लेन पानी की वजह से बनते हैं, ये पेडी प्लेन है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। क्लाउड इज़ वेरी गुड, क्लाउड मत क्लाउड में ध्यान है क्या आप लोगों का? बर्चन हो गया और ये सीफ हो गया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट में हम इतनी चीज़ें याद रखनी। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक भी गया है, ठीक है, डेजर्ट। और ये ध्यान रखना, ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन वर्ल्ड। भाई सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा डेजर्ट अगर मैं बात करूँगा ना तो वो एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका, जी हाँ, बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, तो ऐसा नहीं कि वो डेजर्ट नहीं, वो भी डेजर्ट है। जैसे भारत में 2 डेजर्ट हैं, एक तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दूसरा लद्दाख है एक डेजर्ट। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है, बस फ़र्क कितना है। तो एंटार्क्टिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर सबसे बड़े हॉट डेजर्ट की बात करेंगे, गर्म रेगिस्तान की बात करेंगे, तो वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। हमें पता है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं गर्म मरुस्थल है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में रहते हैं। अब आ जाते हैं अपने फाइनल और आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में, और वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह। इसी को ही हम आर्कीपेलेगो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आर्कीपेलेगो, इसी को ही हम बोल देते हैं। तो जो इंडिया के ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो हमारे अरेबियन सी में है। कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये?
ये ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताएंगे जल्दी से। और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो यहाँ पे सिचुएटेड हैं, ठीक। तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारे यहाँ पे सिचुएटेड हैं ऐसे करके। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो एल से लेफ्ट और एल से लक्षद्वीप, ठीक, अरेबियन सी में। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं ये हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक आइलैंड नहीं है कि एक ही हमारा आइलैंड है एक। अच्छा, आइलैंड क्या होता है, तो आइलैंड वो पार्ट ऑफ लैंड होता है, पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, कल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपके बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। पहली बात, ये किससे बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, दे आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स। जैसे कि ये हमारा है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिमालयाज है, हिमालयाज इस तरह से म्यांमार में आते हैं, म्यांमार में इनको अराकान योमा रेंज बोलते हैं। देन ये यहाँ पे खो जाते हैं, फिर यहाँ पे अपीयर होते हैं फिर से। तो वही बोला गया है कि ये खो गए थे यहाँ बीच में, वही फिर से रीअपीयर हुए हैं, फिर से उठे हैं, फिर से एलिवेट हुए हैं सबमर्ज माउंटेन। कौन से माउंटेन्स, वही हिमालय, जिनको कि हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं म्यांमार में, अराकान योमा। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कितने टोटल आइलैंड से मिल के बने हैं ये अंडमान निकोबार, क्या चीज़ सर, रेनफॉल यहाँ पे कमी होती लगभग, आप ये मान के चलो, जो किसी का डाउट आया था रेनफॉल कितनी होती थी, लगभग कमी होती यहाँ पे रफली 150 मिलीमीटर से कम, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है, कि जो रेनफॉल होती है वो लेस देन होती है, रेनफॉल लेस देन 150 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो मतलब 150 से मिलीमीटर से कमी होती है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो रफली आपके ऐसे समझ लो 572 आइलैंड्स हैं। कितने, 572 आइलैंड्स, 572 द्वीपों या फिर आइलैंड से मिल के बना हुआ है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसकी लोकेशन वैसे एग्जैक्टली तो पूछना मुश्किल है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, और लॉन्गिट्यूड अगर बात करेंगे तो 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में ध्यान से देखिएगा, ये मतलब अभी मैं बना के आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, इस पिक्चर के थ्रू नहीं समझाने वाला हूँ। ये पिक्चर मैंने लगाई है कि सो दैट आपको एक्चुअल में रियलिटी का अंदाजा तो लग जाए कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो आपको पता है माशाअल्लाह है, तो फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है कैसे ही है। तो ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये सब अंडमान है। इसके बाद निकोबार शुरू होगा, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अब यहाँ पे समझिए मेरी ड्राइंग, मेरी प्यारी सी ड्राइंग के साथ, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लिटिल साउथ अंडमान है, ठीक है। एक सेकेंड, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, तो लिटिल ही ड्रॉ करते हैं। कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार है। तो सारे हमने ड्रॉ कर दिए ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। लिखने की ज़रूरत, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, देन ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, वैसे पिछले पिक्चर में लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल बनता है कि ऊपर वाले अंडमान हैं सारे और नीचे वाले निकोबार हैं, इसलिए अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड कौन करता है। तो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है एक यहाँ से बीच से 10 डिग्री नाम का एक लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोल देते हैं। तो 10 डिग्री चैनल है जो डिवाइड करता है, ठीक है,
10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री का जो अक्षांश है वो डिवाइड करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। लिख दूं यहाँ पे मैं, डिवाइड्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। ठीक है, तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक, सवाल को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो उत्तर वही होगा आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक, अब आते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम बताएंगे आप सभी लोग कि इसका राजधानी का नाम क्या है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 वॉल्केनिक आइलैंड लोकेटेड हैं। ये सब माउंटेन जो री एमर्ज हुए हैं, एलिवेटेड पोर्शन है अराकानियोमा का, वो है। लेकिन यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये है आपका बैरन वोल्केनो, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है मिडिल और साउथ अंडमान के बीच में। नॉर्थ अंडमान के ईस्टर्न साइड में कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नारकोंडम, जो भारत का एकमात्र डॉर्मेंट वोल्केनो है। ठीक है, डॉर्मेंट का मतलब ये होता है, देखिए एक्टिव का मतलब ये है कि कभी भी ज्वालामुखी आ सकता है, कभी भी मैग्मा या लावा निकल सकता है। डॉर्मेंट का क्या है कि बहुत सालों से नहीं निकला है, निकल सकता है, चांसेस हैं, लेकिन बहुत सालों से कम 10-15, 20 साल 30 साल से नहीं निकला है। तीसरा तरह का वोल्केनो होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त ज्वालामुखी, ना तो 40-50-60 साल से निकला है 100 साल से, और ना ही अब निकलने का कोई चांस है उसमें। ठीक है, साउथ अंडमान में, यहाँ पे साउथ अंडमान में स्थित है। इसकी कैपिटल अंडमान निकोबार की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, श्री विजयपुरम। बिल्कुल सही सभी ने लिखा। ठीक है, जो पहले पोर्ट ब्लेयर होती थी, अभी क्या है, श्री विजयपुरम। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया बिकॉज आपको पता है अंडमान और निकोबार का कितना बड़ा रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1943 से लेकर 44 तक ये हेडक्वार्टर था अंडमान निकोबार, जो हमारा क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा ये चीज़ कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी लीड कर रहे थे उस समय इंडियन नेशनल आर्मी को, आज़ाद हिंद फौज को। वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो उस समय उनका गढ़ यहीं पे था। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में, यहीं पे ही हेडक्वार्टर था। यहीं पे आपको आई थिंक पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा होगा, ये देख सकते हैं, रॉस आइलैंड है। तो रॉस आइलैंड यही था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। यहीं पे नील आइलैंड है जिसको शहीद द्वीप बोला गया है। यहीं पे हैवेलॉक आइलैंड है जिसको स्वराज द्वीप नाम रखा गया था, नाम इनके चेंज किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोर्ट ब्लेयर है, साउथ अंडमान में ही है, लेकिन आपको पता है अभी ये श्री विजयपुरम हो चुकी है। इतनी चीज़ हमें समझ में आती है। नॉर्थ अंडमान में ही यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है, सैडल पीक। ये लोकेटेड है। सैडल पीक जो है यहाँ की हाईएस्ट है। कहाँ की, पूरे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ अंडमान की है, पूरे अंडमान और निकोबार ग्रुप की ये हाईएस्ट पीक है। अगर सिर्फ हम निकोबार ग्रुप की हाईएस्ट पीक पूछ लें या फिर अंडमान निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पूछ लें, तो ग्रेट निकोबार में है माउंट थुइलर। माउंट थुइलर है ये सेकंड हाईएस्ट है, या फिर निकोबार की हाईएस्ट है। ठीक है, हाइट देखो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सैडल की बस ध्यान रख लेना। ठीक है, सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं, 732 मीटर है, बाकी सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हाईएस्ट है। जो थर्ड हाईएस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माउंट दियावोलो, माउंट दियावोलो। और जो फोर्थ हाईएस्ट है यह माउंट कोयोब। ऑर्डर मतलब इस तरह से एक बार स्टेनो के एग्ज़ाम में मैचिंग करने के लिए पूछ लिया था उसने कि बताओ मतलब कौन सा पीक किस पर्टिकुलर आइलैंड में है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। अभी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक पैसेज है जो इन दोनों को अलग करता है, इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। तो कभी अगर पूछ ले कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, तो ये डंकन करके एक पैसेज है, वो अलग करता है इनको। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट? सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है। बाकी मैं इसके जो नेशनल पार्क हैं, भी ट्राइब्स तो चलो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन जो नेशनल पार्क है नेशनल पार्क वाली क्लास में करेंगे। जैसे कि हमारा रानी लक्ष्मीबाई हो गया, कैंपबेल हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, ये सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हम नेशनल पार्क वाली क्लास में करेंगे उस चीज़ को। सर यहाँ पे आपको एक कोको चैनल देखने को मिल रहा होगा। ये जो कोको चैनल है ना, ये जो कोको चैनल है इसके ऊपर क्या है, म्यांमार है। तो ये म्यांमार को अलग करता है किससे, म्यांमार सेपरेट्स
म्यांमार एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सिंपल, इसके ऊपर म्यांमार है तो कोको चैनल। यहाँ देखिए ग्रेट चैनल देखने को मिल रहा है, इसी को ही हम ग्रैंड चैनल बोलते हैं, इसी को ग्रैंड चैनल बोलते हैं। ये किसको अलग करता है? इट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, उससे अलग करता है कौन? ये जो हमारा ग्रैंड चैनल है, फिर ग्रेट चैनल है। समझ आती है इतनी बात? मैं देख लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है। यस, ये माउथ ऑफ इरावाडी, इरावाडी अब म्यांमार की एक नदी है और ये यहीं पे आके वो ड्रेन होती है। ट्राइब्स अभी लिखवा रहे हैं, रुक जाओ। कैन यू अपलोड फिजिक्स एंड कोका कोला भी यहीं बनती है क्या? यहीं बनती है। और किसी कोई डाउट जल्दी से? चलो लिखवा दें अभी ट्राइब्स। चलो ट्राइब्स लिखवा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद लक्षद्वीप पे आएंगे। ट्राइब्स कहाँ लिखवा दें? यहीं लिख दें छोटे से डब्बे में। तो ट्राइब्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो जैसे कि शॉम्पेन ट्राइब है यहीं पे, निकोबार में ये ट्राइब पड़ती है शॉम्पेन। ठीक है, और ये भी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसने अभी वोटिंग में हिस्सा लिया था। ये एक पीवीटी है, पीवीटी का मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी वो ट्राइबल ग्रुप, मतलब देखो जो भी एसटी होते हैं, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी वल्नरेबल है, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट गई है, तो उनको मतलब उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। तो शॉम्पेन है एक। ठीक है, और कौन सी ट्राइब है यहाँ पे? जरावा है, ओंगे है, सेंतलीज है, नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजाति है। बाकी तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे नेशनल पार्क, जो सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया आपका, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट, कैंपबेल, बटन नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, वो सब हम देखेंगे जब नेशनल पार्क देखेंगे वहाँ पे। अगर आप चाहें तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, लेकिन आप इस बात का लोड मत लेना कि जल्दी जल्दी लिख दिया। ठीक है, मैं इसलिए लिखे दे रहा हूँ सो दैट अगर किसी को यहीं पे याद करना है तो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कलर से कुछ लिखें सो दैट। कौन सा कलर बाकी है? ये वाला बाकी है। ठीक है, तो कैंपबेल नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ पे गैलाथिया हो जाएगा, दोनों ही ग्रेट निकोबार में। एंड लेट मी टेल यू कि ग्रेट निकोबार पूरे अंडमान और निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, साउथ अंडमान में जब आओगे ना तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अगर ऊपर आएंगे आप मिडल और साउथ के बीच में कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रानी झांसी नेशनल पार्क। और यहाँ पे सैडल पीक तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे होगा आपका सैडल पीक नेशनल पार्क। और एक चीज़ ध्यान रखना, मिडल और साउथ के बीच में एक छोटा सा आइलैंड यहाँ मौजूद है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं 12 टांग आइलैंड। तो पूछ ले कभी 12 टांग जो आइलैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो आपका मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में सिचुएटेड है 12 टांग आइलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड देखते हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कोरल ओरिजिन के हैं, यानी कोरल्स से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। कोरल्स में पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं, कोरल्स के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन नीडेड होती हैं, जरा कमेंट में आप बताएंगे। बता चुका हूँ ना मैं कोरल वगैरह सब, कमेंट में एक बार बताएंगे। आई थिंक यस बता चुका हूँ। कोरल रीफ सब ये क्या होते हैं आपके, जल्दी से बताइए किसके बीच की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। तो जो हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में सिचुएटेड हैं, अगर इनके लोकेशन की बात करें तो लगभग 8 से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ ऑफ आपके लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 71 से लेकर 74 डिग्री पूर्व या फिर ईस्ट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना मत इसको, बस ये कि थोड़ा सा देख लेना अगर कभी पूछ ले तो। ठीक है, अब ये जो पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसमें जो लार्जेस्ट आइलैंड है, पहली बात तो इसको यहाँ पे आपका एक है 11 डिग्री चैनल, जो आपको कुछ यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ऐसे करके। ठीक है, ये है आपका 11 डिग्री चैनल। ये डिवाइड करता है
लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को, जैसे कि अभी हमने देखा था अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन अलग कर रहा था, उनको अलग कर रहा था 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यस, क्लीन वाटर या फिर क्लियर वाटर, नॉट क्लीन, क्लियर वाटर चाहिए सो दैट सनलाइट प्रॉपर आ सके। उनको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और प्लस उनको क्या चाहिए, उनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, उनको सेलाइन वाटर चाहिए। ठीक है, हाँ जी। लॉर्ड मेयो की डेथ, यस डेथ हुई थी यहाँ पे। डेथ इस तरह से हुई थी, आपको बताता हूँ। था क्या यहाँ पे, साउथ मतलब जो साउथ अंडमान है ना, यहीं पे हमारी एक जेल पड़ती है जिसको सेलुलर जेल बोलते हैं। काला पानी की सज़ा यहाँ मिलती थी, बड़ी भयंकर सज़ा होती थी, काफ़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे रखा गया। तो एक था शेर अफ़गान अली करके था वो, ठीक है, तो उसको मतलब डेथ सेंटेंस वो फेस कर रहा था, तो काफ़ी चिढ़ा हुआ था कि क्यों डेथ सेंटेंस उसको मिला। तो इस टाइम यहाँ पे मेयो जो 1869 में बने थे भारत के वॉइस रॉय, तो वो जब यहाँ पे आए थे तो चाकू घोंप दिया था पीछे से गच्चे से ऐसे करके, ठीक है, गच्चे बोला था ऐसे, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी मेयो की। तो यहीं पे मतलब शेर अफ़गान अली ने, और फिर उसने बोला कि ये जो है हमें करने के लिए अल्लाह ने बोला था, इसलिए जो हमने मेयो को मारा, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। तो इस सेलुलर जेल, ये इसी को काला पानी की सज़ा बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, साउथ अंडमान में ही सिचुएटेड है आपकी। ठीक, तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे मैंने बताया, इनको 11 डिग्री चैनल है, जो कि किसको अलग करता है, ये आप देख पा रहे होंगे, अमीनी आइलैंड है ये, अमीनी, और नीचे कैनानोर है। तो ध्यान रखना 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अमीनी को। ठीक है, अमीनी फ्रॉम, नीचे इसके यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन है कैनानोर आइलैंड। ठीक है, कैनानोर, अमीनी को कैनानोर से अलग करता है ये 11 डिग्री चैनल। इसी पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही हमारा एक पार्ट है ये मिनिकॉय, जो काफ़ी दूर है इन सब से। देखिए लाक्षाद्वीप की कैपिटल कावारट्टी है जो आपको ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिकॉय काफ़ी दूर है। और मिनिकॉय जो है ना, मिनिकॉय, ये मिनिकॉय आपका लार्जेस्ट आइलैंड है, इट इज़ दी लार्जेस्ट आइलैंड। वहाँ पे जैसे ग्रेट निकोबार था सबसे लार्जेस्ट, कहीं कहीं एंड्रॉट आइलैंड आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये लार्जेस्ट देखने को मिलेगा, बट इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप हमारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। आपको पता है ना कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का, 28 राज्य और 8 जो यूटीज़ हैं उसमें से लक्षद्वीप इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी। तो लार्जेस्ट आइलैंड है मिनिकॉय। ठीक है, काफ़ी अलग है इससे। अब क्योंकि काफ़ी अलग है तो मिनिकॉय और जो बाकी का लक्षद्वीप है इनके बीच में आ जाता है एक चैनल जिसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री नाम का एक लैटिट्यूड है, तो 9 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स, ये अलग करता है, सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, फ्रॉम लक्षद्वीप। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल। इसी के नीचे आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल एक्चुअल में क्या है कि इसी के नीचे ही एक मालदीव करके एक देश है, आइलैंड कंट्री है, वो हमारा हिस्सा नहीं है। वो मिनी, आपको पता होगा इतना तो क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि आपको पता है एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते रहते हैं वहाँ के कुछ लीडर, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो अभी इंडिया के विजिट पे भी आए थे, आपको पता है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। तो यहीं पे वो एक देश पड़ता है जिसका नाम है मालदीव्स, जिसकी कैपिटल बताएंगे और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बताएंगे जल्दी से। ये मैंने आपको पढ़ाया था जो सी बाउंड्री, जब मैं पढ़ा रहा था, सी बाउंड्री हम 2 देशों के साथ करते हैं, एक तो श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव हो गया। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, 8 डिग्री चैनल यहीं पे लिख देते हैं, चलो, इट इज़ सेपरेटिंग मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, फ्रॉम मालदीव्स। या फिर इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव, क्योंकि मिनिकॉय तो एक तरह से लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, तो इसलिए मैं 8 डिग्री चैनल को ये भी बोल सकता हूँ कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और यहाँ की लैंग्वेज जो है वो है आपकी दिवेही। क्या है लैंग्वेज, मैंने आपको बताया दिवेही यहाँ की लैंग्वेज है, और यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल माले है, माले कैपिटल, और यहाँ की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो दिवेही हो जाएगी। ठीक है, DHIVEHI। इतनी चीज़ क्लियर सभी को, कौन बड़ा है, कौन डिग्री चैनल किसको डिवाइड कर रहा है, डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है, एक तरह से लैटिट्यूड ही है हमारा। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई डाउट होगा तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यस, यहाँ पे हमने नेवल बेस इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, INS जटायु। ठीक है, ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ना, यहाँ पे इंडिया ने डिप्लॉय किया है अपना एक नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप,
जटायु नाम का, INS जटायु। कहाँ पे? मिनिकॉय में। और कावारेट्टी में भी किया है एक INS द्वीप रक्षक, वो 2012 में किया गया था, बहुत पहले की बात है। जटायु अभी किया गया है, ये रिसेंट में, मतलब लगभग आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग मार्च की न्यूज़ है, ये मार्च 2024 की। ठीक है, और ये सेकंड नेवल बेस है। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? द्वीप रक्षक था कावारेट्टी में, सेकंड नेवल बेस। आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होती हैं, किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? 36 क्या चीज़? अच्छा, नंबर ऑफ़ आइलैंड, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्या? तो ये टोटल 36 आइलैंड से बना हुआ है आपका। ठीक है, जैसे वो 572 आइलैंड से बना हुआ है, ये टोटल 36 आइलैंड से मिलके बना हुआ है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, सर चैनल बोले तो क्या? सर चैनल बोले तो क्या? चैनल एक मतलब वही है कि वही लैटिट्यूड है। ठीक है, किस प्लेट्यू के एलिवेशन का डायरेक्शन आप पूछ रहे हो? परिमिता बासक, कल मैं बता चुका था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अब कुछ आइलैंड और देख लेते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड है। कल मैं आपको बता चुका था परितिवा जी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए कुछ और ग्रुप ऑफ आइलैंड देख लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक है कच्चा तीवू आइलैंड, जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड है, लड़ाई में रहता है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में जब इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री देख रहे थे कि ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है नीचे, ये पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य है, और ये पाक बे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाक बे ऊपर है, देन ये आपकी पाक स्टेट है, देन ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका बताएंगे। श्रीलंका के रिस्पेक्ट में मन्नार की खाड़ी का क्या लोकेशन है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था, और ये क्वेश्चन CGL में इसी बार पूछा गया है, तो ये चीज़ बताएंगे आप। ठीक, और क्या? ये जो आपका आइलैंड ये कौन सा है? लिखा हुआ है रामेश्वरम, इसी को हम पंबन आइलैंड के नाम से जानते हैं, पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंबन आइलैंड तो वेस्ट ऑफ श्रीलंका है, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात में पास में आलिया बेट आइलैंड है, आलिया भट्ट नहीं है, आलिया बेट है। यहाँ पे एक नर्मदा नदी आती है, और नर्मदा नदी जो है एक ईस्चुरी बनाती है यहाँ पे, वो हम देखेंगे, तो उसकी वजह से आलिया बेट आइलैंड बनता है यहाँ पे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में न्यू मूरे आइलैंड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है आपका, जल्दी से बताइए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह होते हैं, इसका नाम बताना है। यहीं पे एक आपको जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है, उड़ीसा में है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, अभी क्या नाम है इसका? अभी इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि हमारा एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ITR है। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करी जाती है, व्हीलर आइलैंड, जिसको कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आंध्रा में है श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अभी सवाल करते हैं, और सवालों से और कुछ क्लैरिटी हमें मिलेगी। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। द नदर्न प्लेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स along with their tributaries. Choose the odd one out of the following given options. तो हमारे जो मेजर रिवर सिस्टम हैं 3, उसकी वजह से नदर्न प्लेन बने, इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने बताया था इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, गोदावरी नहीं है। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर A। What is the name of the northern part of the western coastal plain between the मुंबई एंड गोवा? तो मुंबई और गोवा के बीच में आपका, ओके, व्हाट इज द नेम? ठीक है, तो नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताना है बिटवीन मुंबई और गोवा। तो मुंबई और गोवा के बीच में आपसे पूछ रहा है, नहीं? नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, नदर्न पार्ट की बात कर रहा है तो कोंकण कोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम? यानी कि इनमें से कौन सा आपका ओल्डर एलुवियम की वजह से बना है? खादर है, भंगर है, तराई है, या फिर आपका भाबर है? बताइए जल्दी से।
तो हमने पढ़ा था कि भाबर तो हमारी एक बेल्ट होती है, एक नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। और यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, नहीं दिखती हमें कि कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। फिर अगर हमसे पूछेगा तराई, तो ये मार्शी और स्वैम्पी एरिया है। ठीक है, मार्शी या फिर स्वैम्पी एरिया है एंड विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल है तराई। भांगर बना हुआ है ओल्डर एलुवियम से, खादर है न्यू एलुवियम, नई जलोढ़, जो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। भांगर में कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन यानी कि जो कंकड़ की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उतनी ज़्यादा ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। भांगर सही है। भाबर नहीं होगा सर, भाबर बेल्ट है, बड़े बड़े पत्थर याद करिए, साउथ ऑफ शिवालिक, देन तराई 10 से 20 किलोमीटर, देन एलुवियल फ्लड प्लेन। इस तरह से हमने ऑर्डर पढ़ा था। सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, सेंट्रल स्ट्रेच जो है CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 8 जुलाई को इसी साल। तो सेंट्रल स्ट्रेच मैंने बताया था, देखिए नॉर्दर्न स्ट्रेच तो है आपका कोंकण, सेंट्रल है कन्नड़ और साउथ है मालाबार। तो आंसर हो जाएगा कन्नड़ प्लेन्स। ठीक है, ये है आपका मालाबार, कोंकण। ठीक है, और यहाँ पे आपका काठियावाड़ कोस्ट, ये है आपका कोरोमंडल, ये नॉर्दर्न सरकार, उत्कल और बैगा। अगला सवाल है फिफ्थ, चूज़ दी कोस्ट दैट आर रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी। उन तटों को चुने जो अरब सागर के किनारे चल रहे हैं। अरब सागर यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात हो रही है, जो म्यूटिलेटेड है, जो नैरो हैं, जो डम्बल शेप के हैं, जो उतने वाइड नहीं है, नैरो है बल्कि। तो नॉर्दर्न सरकार तो ईस्टर्न में है, मालाबार आंसर हो जाएगा। कोंकण भी वेस्टर्न साइड में ही है, कोरोमंडल ईस्टर्न साइड में है। तो उत्तर होगा यहाँ पे बी और सी, दैट इज बी सी, ऑप्शन नंबर ए। विच इज द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। इनमें से कौन सा फिजिकल डिवीजन है जो जहाँ पे जनसंख्या बहुत का घनत्व बहुत ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। बफरिंग 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 हुई थी क्या? थोड़ी सी हुई होगी है, कोई नहीं। बफरिंग फिर से हुई क्या? चलो कोई नहीं। तो विच इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। तो अब आप में से कुछ लोग हो सकता है थार डेजर्ट तुरंत मार दें, भैया थार डेजर्ट नहीं आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थार डेजर्ट इज़ द डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। भारत में डेंसली पॉपुलेटेड जो सबसे, अभी बफरिंग हो रही क्या? क्या बहुत का घनत्व बहुत ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी बफरिंग हो रही क्या? ठीक है, चलो। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। नाउ क्लियर है, तो फिर बार बार क्यों लिख रहे हो भाई? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही